हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे लाइफ इन द टेम्परेट ग्रासलैंड। क्लास 9th का ये टॉपिक है। जस्ट एज अ फॉरेस्ट कैन बी डिफाइन एज द प्लेस वेयर ट्रीज आर द मेन टाइप ऑफ वेजिटेशन। मतलब फॉरेस्ट को हम क्या बोल सकते हैं ना, फॉरेस्ट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे ट्रीज जो होते हैं वो मेन टाइप ऑफ वेजिटेशन होते हैं। ठीक है। ग्रासलैंड कैन बी डिफाइन एज अ रीजन वेयर ग्रासेस फॉर्म द डोमिनेंट टाइप ऑफ प्लांट लाइफ। ग्रासलैंड क्या एरिया होता है जहाँ पे ग्रासेस डोमिनेंट होती हैं, मतलब ज्यादातर घास पाई जाती है। और वो हम ग्रासलैंड से जाना जाता है। जैसे हमारे दिमाग में कोई भी बोलेगा कि ग्रासलैंड, तो हमारे दिमाग में अपने आप आएगा कि ग्रासलैंड मतलब जहाँ बड़ी बड़ी घास मतलब घास होती है। ठीक है। सो ग्रासलैंड मेकअप ऑलमोस्ट अ क्वार्टर ऑफ द टोटल लैंड सरफेस। अगर हम बात करें तो पूरे लैंड सरफेस जितना, मतलब पानी नहीं, जहाँ केवल लैंड है उसका ऑलमोस्ट क्वार्टर एरिया ग्रासलैंड कवर करते हैं। The type of plant that grow here greatly depend on what the climate and soil are like। यानी कि ग्रासलैंड में किस तरह के प्लांट उगेंगे वो किस बात पर डिपेंड करता है कि किस टाइप का क्लाइमेट है और सॉइल किस तरह की है। As climate play an important role in the formation of grassland, it is generally used as a basis to divide the world grasslands into two broad categories। क्योंकि क्लाइमेट का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है ग्रासलैंड के बनने में, तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग जनरली जो वर्ल्ड के ग्रासलैंड है उनको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। और पहला हमने बोला है दैट इज टेम्परेट रीजन, दूसरा हमने बोला है ट्रॉपिकल रीजन। ये वर्ड आपने कई बार सुने होंगे, टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल। टेम्परेट क्या शो करता है? टेम्परेट शो करता है जहां पर जो ट्रॉपिकल से अलग होता है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं होता है। ट्रॉपिकल वो एरिया होता है जो बहुत वार्म होता है, जहाँ पे बहुत पानी पाया जाता है। ठीक है। तो नाउ वी विल स्टार्ट विद द प्रेयरीज। द टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर नोन एज द प्रेयरीज। यानी कि जो नॉर्थ अमेरिका में टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं उनको हम लोग क्या वर्ड्स, मतलब क्या बोलते हैं? प्रेयरीज। इट इज अ रीजन ऑफ फ्लैट, जेंटली स्लोपिंग और हिली लैंड। मतलब फ्लैट भी है, हल्का सा स्लोप्ड है वहां पे, और थोड़ा सा हिली एरिया है। ठीक है। फॉर द मोस्ट पार्ट प्रेयरीज आर ट्रीलेस, बट नियर द लो लाइंग प्लेन्स फ्लैंकिंग रिवर वैलीज वुडलैंड कैन बी फाउंड। मतलब जनरली इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि यहाँ पर आपको ट्री नहीं मिलेगा। कहाँ पे? प्रेयरीज में आपको ट्री देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जो काफी नीचे जाके प्लेन्स मिलते हैं या जहाँ पे रिवर वैलीज मतलब वैलीज पास होती हैं, वहां पे आपको ट्री देखने को मिलेंगे। टॉल ग्रास अप टू 2 मीटर हाई डोमिनेट्स द लैंडस्केप। यानी यहाँ पे क्या खासियत है, मतलब क्या खास बात है यहाँ की ये खास बात है, जस्ट गिव मी 1 मिनट, कि यहाँ पे बड़ी बड़ी घास मिलती है, सॉरी, टॉल ग्रास यहाँ पे मिलती है अराउंड कितनी, 2 मीटर हाई। कितनी? 2 मीटर हाई आपको टॉल ग्रास मिलती है। एंड ये एक्चुअली कहलाता है सी ऑफ ग्रास, क्योंकि यहाँ पे ग्रास ही ग्रास है, इसीलिए इसको हमने बोल दिया कि इट इज अ सी ऑफ ग्रास। The prairies are bound by the Rocky Mountains in the west and the Great Lakes in the east। तो अगर मैं प्रेरीज की बात करूं, मतलब जहां पे ये बड़ी बड़ी घास पाई जाती है, उसके एक तरफ तो रॉकी माउंटेन्स आ गए, ठीक है, पत्थर ही पत्थर वेस्ट की तरफ, और बड़ी बड़ी लेक्स आ गई ईस्ट की तरफ। लुक एट द मैप ऑफ नॉर्थ अमेरिका, फिगर 9.2। यहाँ पे देखो, यहाँ पे शो कर दिया, एक तरफ उसने क्या दिखा दिया, एक तरफ यहाँ पे रॉकी माउंटेन शो हो रहा है लेफ्ट साइड पे, ठीक है। राइट साइड पे ये पूरे में लेक ही लेक है, अलग 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 डिफरेंट 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 पानी 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 आप देख सकते हो, और बीच में पूरा जो ये एरिया है ये प्रेरी है। ठीक है। सो इसने क्या बोला, अगर आप मैप को देखोगे तो आपको प्रेरीज दिखेगा यूनाइटेड स्टेट में। कहाँ कहाँ पे? यूनाइटेड स्टेट्स के, अमेरिका में, एंड कुछ पार्ट्स ऑफ कनाडा में आपको प्रेरीज देखने को मिलेंगी। In the USA, the area is drained by the tributary of Mississippi and the Canadian prairies are drained by the tributary of Saskatchewan rivers। USA के अंदर जो एरिया है वो मतलब वहां पे पानी आता है ट्रिब्यूटरी ऑफ मिसिसिपी से, और कैनेडियन, मतलब एक तो हो गया आपका यूएसए का पार्ट और एक हो गया आपका कैनेडियन पार्ट। तो बेसिकली कैनेडियन जो पार्ट है वो ड्रेन होता है ट्रिब्यूटरी, मतलब जो सस्केचुआन रिवर्स है उसके जो छोटी 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 ट्रिब्यूटरी पास होती है वहां से पानी आता है। ठीक है। तो अभी तक हमें क्या समझ में आया? हमें ये समझ में आया कि हमने ग्रासलैंड को दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक जगह हमने बोला है जहां पे टेम्परेट एरिया होता है क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, जहां ट्रॉपिकल होता है। जो ये टेम्परेट रीजन है प्रेरीज का, ये हमने क्या बोला कि इसके पास क्या होता है ना, बेसिकली टेम्परेट के पास क्या होता है,
टेम्परेट एरिया में ना हमें बहुत ज़्यादा पानी या फिर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी नहीं मिलती है, ठीक है। और प्लस इसकी खासियत है कि जो टेम्परेट वाला है इसको प्रेरीज बोला जाता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं टॉल ग्रास जो 2 मीटर हाई तक होती है, एंड एक तरफ इसके क्या है, एक तरफ इसके बहुत सारी माउंटेन्स हैं और एक तरफ लेक्स हैं, अगर हम बात करें प्रेरीज जो हमने अभी देखी नॉर्थ अमेरिका की साइड पे, ठीक है। उसके अलावा कौन सी रिवर आके उसको ड्रेन करती हैं वो भी हो गया। द वर्ड प्रेरीज ओरिजिनेट फ्रॉम लेटिन वर्ड प्रियाटा विच मीन्स मीडो। लंबी लंबे ये एरिया देख रहे हो, बस घास ही घास है, कोई पेड़ पौधे नहीं है, तो ये जो है हमारा इस टाइप के एरियाज को हम लोग मीडोज कहते हैं। और प्रेरी जो वर्ड लिया है लेटिन वर्ड से लिया है प्रियाटा से, जिसका मतलब मीडो होता है, ठीक है। नाउ द ग्रासलैंड्स ऑफ प्रेरी वर द होम ऑफ नेटिव अमेरिकन्स ऑफन कॉल्ड रेड इंडियंस। ग्रासलैंड्स जो थे प्रेरी के वो पहले अमेरिकन का घर थे जिनको हम लोग रेड इंडियंस बोलते थे। दे वर द एक्चुअल हैबिटेंट ऑफ द कॉन्टिनेंट, वो एक्चुअली वहां पे पहले रहते थे, वो मेन हैबिटेंट थे। द प्रेरीज वर होम ऑफ अदर ट्राइब्स ऑल्सो लाइक द अपाचे, द क्रो, द क्री एंड द पाउने। सो बेसिकली प्रेरी में पहले और भी कई सारे ट्राइब्स रहते थे जिनके नाम यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, ठीक है। नाउ क्लाइमेट की बात कर लेते हैं। Being located in the heart of a continent, the climate is of continental type with extreme temperature. बिल्कुल अगर हम बोले ना मेजर पार्ट में बीच में प्रेजेंट है तो यहाँ पे टेम्परेचर भी एक्सट्रीम होता है। The summers are warm with temperature of around 20 डिग्री सेल्सियस while the winter is -20 डिग्री सेल्सियस। तो समर यहाँ पे बहुत वार्म होती है, टेम्परेचर अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस होता है, विंटर -20 डिग्री सेल्सियस होता है। और जो कहाँ पे रिकॉर्ड होता है, क्योंकि कनाडा बहुत ठंडा रहता है तो यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। और सर्दियों में क्या होता है ना, एक प्रॉपर स्नो से कवर्ड हो जाता है ये एरिया, ठीक है। इन विंटर्स अ थिक ब्लैंकेट ऑफ स्नो कवर्स दिस रीजन। द एनुअल रेनफॉल, ये भी हम प्रेरी की बात कर रहे हैं। द एनुअल रेनफॉल इज मॉडरेट, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, एंड आइडियल होता है, एकदम परफेक्ट होता है ग्रास की ग्रोथ के लिए। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ नॉर्थ साउथ बैरियर अ लोकल विंड चिनूक ब्लोज हेयर। मतलब यहाँ पे कोई नॉर्थ साउथ का बैरियर नहीं है, कोई भी चीज रोक नहीं रही है किसी चीज को, तो यहाँ पे जो हवा फ्लो करती है दैट इज कॉल्ड चिनूक। नाउ चिनूक इज अ हॉट विंड दैट Chinook is a just give me 1 minute. Yes. Chinook is a hot wind that blows in winter and therefore raises the temperature within a short time. तो Chinook की वजह से बहुत ही कम टाइम में टेम्परेचर एकदम से रेज हो जाता है। ओ गॉड, आप ठीक है। सो ये एक पॉइंट हो गया। इसके अलावा दिस इंक्रीजेस इन टेम्परेचर रिजल्ट इन द मेल्टिंग ऑफ स्नो मेकिंग पास्चर लैंड अवेलेबल फॉर ग्रेजिंग ऑफ एनिमल। क्योंकि बहुत जल्दी से ये उस एरिया को हॉट कर देती है तो वहां पे जो स्नो होती है वो बड़ी जल्दी से मेल्ट हो जाती है, ठीक है। और जब ये होता है तो ऑटोमेटिकली क्या होता है ना, टेम्परेचर इसमें मेंटेन हो जाता है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फ्लोरा एंड फौना, यानी कि प्लांट्स एंड एनिमल। प्रेरीज आर प्रैक्टिकली ट्रीलेस। प्रेरीज की क्या खास बात बोली थी कि ट्री नहीं होते हैं वहां पे, ट्रीलेस होते हैं ये। वेयर वाटर इज अवेलेबल ट्री सच एज विलोज, एल्डर्स एंड पॉपुलर्स ग्रो। क्या क्या बोला इसने, पहली चीज तो ये बोली जो प्रेरीज होते हैं वो बेसिकली प्रैक्टिकली ट्रीलेस होते हैं, मतलब वहां पे पेड़ नहीं होते हैं। पानी जहां पे अवेलेबल होता है जैसे कि ट्री सच एज विलोज, एल्डर्स एंड पॉपुलर वहां पे ग्रो करते हैं, ठीक है। प्लेसेस दैट रिसीव रेनफॉल ऑफ ओवर 50 सेंटीमीटर आर सुटेबल फॉर फार्मिंग एज द सॉइल इज फर्टाइल। प्लेसेस जहां पे रेनफॉल रिसीव होता है 50 सेंटीमीटर के ऊपर, वो जगह थोड़ी फर्टाइल होती है, यानी खेती वहां पे हो सकती है। Though the major crop of this area is maize, other crops including potatoes, soybean, cotton and alfalfa is also grown. कोई आपसे पूछे प्रेरीज का जो मेन क्रॉप्स हैं वो क्या क्या है, मेज हो गया, पोटैटो हो गया, सोयाबीन हो गया, कॉटन हो गया, अल्फा, ये सारी चीजें ग्रो होती है। Areas where rainfall is very little or unreliable, grasses are short and sparse. इसने क्या बोला, एरिया जहां पे रेनफॉल बहुत कम होता है या फिर ऐसा रेनफॉल नहीं होता कि जिसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, कभी हो गया कभी कम हो गया, तो वहां पे हम लोग क्या बोलते हैं, रेनफॉल बहुत ही कम है या अनरिलायबल है, ठीक है। ग्रासेस आर शॉर्ट एंड स्पार्स। ग्रासेस क्या है, बहुत ही छोटी हैं, एंड दे आर वेरी स्पार्स, यानी कि बहुत ज्यादा नहीं है। दीज एरिया आर सुटेबल फॉर कैटल रेयरिंग। ऐसे एरियाज काफी अच्छे रहते हैं कैटल्स को पालने के लिए, जो मिल्क देते हैं या दूसरे एनिमल्स हैं उनके पालन पोषण के लिए ये एरिया ठीक रहते हैं।
Large cattle farms called ranches are looked after by sturdy men called cowboys. तो ऐसे एरियाज में क्या होता है ना, बड़े बड़े फार्म्स, ठीक है, उन फार्म्स का नाम भी दे रखा है रैंचेस। रैंचेस को देखते हैं कुछ लोग जिनका नाम है काउबॉयज। यहाँ पे आप देख सकते हैं काउबॉय दिखा भी रहा, आपने कई बार देखे भी होंगे काउबॉयज किस तरह के दिखते हैं। बिसॉन और द अमेरिकन बफेलो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल ऑफ दिस रीजन। ये बिसॉन की एक फोटो भी लगी हुई है। बिसॉन या फिर अमेरिकन बफेलो बहुत ही इंपॉर्टेंट एनिमल है इस रीजन का। इट नियरली गॉट एक्सटिंक्ट ड्यू टू इट्स इनडिस्क्रिमिनेट हंटिंग एंड इज नाउ अ प्रोटेक्टेड स्पीसीज। पहले वो ऑलमोस्ट एकदम मतलब जिसे कहते हैं ना खत्म होने वाला था क्योंकि उसकी बहुत हंटिंग होती थी, बट नाउ अब इसको थोड़ा प्रोटेक्ट कर दिया गया है। द अदर एनिमल फाउंड इन दिस रीजन आर रैबिट्स, कोयोट्स, गोफर्स एंड प्रेरी डॉग। जो बाकी के कुछ एनिमल्स इस रीजन में देखने को मिलते हैं वो कौन कौन से हैं, उनका नाम दिया हुआ है। द अदर एनिमल फाउंड इन दिस रीजन आर रैबिट, कोयोट्स, गोफर्स एंड प्रेरी डॉग। दीज आर द डिफरेंट एनिमल्स जो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यहाँ पे फोटो में काउबॉय और हॉर्स दिखा रखा है, ठीक है। नाउ कंबाइन के बारे में आप लोग 8th में भी पढ़ेंगे, फर्स्ट चैप्टर में साइंस के। अ सिंगल मशीन, एक ही मशीन होती है जो बेसिकली क्या करती है, सोइंग भी कर देगी, प्लोइंग भी कर देगी, मतलब आप सीड्स बो भी दोगे, प्लोइंग भी साथ में हो जाएगी, थ्रेशिंग मतलब आपका जो भी चीजें हैं कटने की वो भी अलग हो जाएंगी। लाइक अगर आपको ग्रेन्स और शाफ्ट्स को अलग करना है, ये सारी चीजें भी इससे हो जाएंगी। सो इट्स 3 in 1 मशीन, ठीक है ना। लोगों के बारे में पढ़ते हैं। द पीपल ऑफ दिस रीजन्स आर वेरी हार्ड वर्किंग। जो लोग यहाँ पर रहते हैं वो बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। उन्होंने क्या किया है, अपने जितने भी आसपास के नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको यूज करने के लिए सक्सेसफुली उन्होंने टेक्नोलॉजी को हार्नेस कर लिया है। Two of the most developed country in the world, the USA and the Canada are located in this region. सबसे ज्यादा फेमस कंट्रीज जो हैं यूएसए और कनाडा इस पूरे प्रेरी जहाँ पे है इस एरिया में है। Scientific method of cultivation and use of tractors, harvesters and combine has made North America a surplus food producer. अच्छे से सोच समझ के साइंटिफिक यूज मतलब तरीके से यूज करने की वजह से वन ऑफ दोज रीजन बन चुका है ये पूरा, जहाँ पे काफी अच्छा फूड प्रोडक्शन है, मतलब फूड प्रोड्यूस अच्छे से होता है। द प्रेरीज आर ऑल्सो नोन एज द ग्रैनरीज ऑफ द वर्ल्ड। ये ग्रैनरीज भी कहलाती हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा गेहूं का प्रोडक्शन होता है। किसका, वीट प्रोडक्शन अच्छा होने की वजह से दे आर कॉल्ड द ग्रैनरीज। डेयरी फार्मिंग इज अनदर मेजर इंडस्ट्री। डेयरी फार्मिंग भी एक और मेजर इंडस्ट्री है यहाँ पे, क्योंकि ऑब्वियसली कैटल रेयरिंग वगैरह सारी चीजें हो रही हैं तो डेयरी भी रिलेटेड ही होगा। डेयरी बेल्ट एक्सटेंड फ्रॉम द ग्रेट लेक्स टू द अटलांटिक कोस्ट इन द ईस्ट। जो डेयरी बेल्ट है वो ग्रेट लेक से अटलांटिक कोस्ट तक जाती। डेयरी फार्मिंग एंड एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर बोथ प्रमोट सेटिंग अप ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। तो ये क्योंकि यहाँ पे डेयरी फार्मिंग अच्छी हो रही है, अच्छे से एग्रीकल्चर हो रहा है, तो यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बढ़िया तरीके से सेटल हो रही है, सेटअप हो चुकी है, क्योंकि दोनों रॉ मटेरियल प्रेजेंट है। लार्ज मिनरल डिपॉजिट particularly coal and iron and a good network of roads, railway and canals in this region have made it the most industrialized region in the world. क्योंकि वहाँ पे सारी फैसिलिटीज हैं, यू हैव कोल, यू हैव आयरन, यू हैव गुड नेटवर्क ऑफ रोड्स, आपके पास रोड्स हैं, रेलवेज, केनाल्स जिससे पानी अच्छे से आ रहा है, हर एक चीज होने की वजह से वन ऑफ द मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज रीजन ऑफ द वर्ल्ड में आ जाएगा ये, ठीक है। सो दिस वॉज वन ऑफ द पार्ट। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे वेल्ड्स के बारे में, बट अभी जो हमने पढ़ा वो प्रेरीज के बारे में पढ़ा। एक छोटा सा पार्ट और है, इसको भी कवर कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट सिटीज इन द अमेरिकन प्रेरीज आर शिकागो, मिनापोलिस, Indianapolis, Kansas, and Denver. In these Canadian prairies, the important cities are Edmonton, Saskatoon, Calgary, and Winnipeg. Basically, this is the name of the important prairies जो अलग अलग जगह पे present है. Okay. So इसके बाद वाला, now we are going to talk about the velds. The temperate grassland of South Africa are called the velds. मतलब अभी इससे पहले जो हमने prairies पढ़ा था वो बिलोंग करते हैं नॉर्थ अमेरिका की साइड से, और जो साउथ अफ्रीका के ग्रासलैंड्स हैं उनको हमने नाम दिया है वेल्ड्स, ठीक है। वेल्ड्स आर रोलिंग प्लेट्यूज विद वेरिंग हाइट्स रेंजिंग फ्रॉम 600 m to 1100 m, मतलब मीटर। सो वेल्ड्स क्या है,
ये रोलिंग प्लेट्यूज हैं जिसमें अलग अलग हाइट्स हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि फिक्स हाइट है, थोड़ा सा कभी ऊपर कभी नीचे, उस तरह से हाइट्स में बने हुए हैं जो 600 मीटर से लेके 1100 मीटर तक वेरी करते हैं। इट इज बाउंड बाय द ड्रेकेंसबर्ग माउंटेन। सो ये किससे पूरा आसपास घिरे हुए हैं? ड्रेकेंसबर्ग माउंटेन से घिरे हुए हैं ईस्ट में। टू इट्स वेस्ट लाइज द कलाहारी डेजर्ट। उसके वेस्ट साइड पे कलाहारी डेजर्ट सिचुएटेड है। ठीक है, सो अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे वेल्ड को दिखाया गया है, ठीक है, यहाँ पे ड्रेकेंसबर्ग दिखाया गया है, और यहाँ पे आपको पूरा वो शो किया गया है कि क्या क्या चीज़ें किस किस तरह से सिचुएटेड है। ठीक है, नाउ अगर आए ऑन द नॉर्थन ईस्टर्न पार्ट, हाई वेल्ड्स आर लोकेटेड दैट अटेन अ हाइट ऑफ मोर देन 1600 मीटर इन सम प्लेसेस। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में क्या है? हाई वेल्ड लोकेटेड है, और ये क्या करते हैं? ये हाइट अटेन करते हैं मोर देन 1600 मीटर की कुछ जगहों पे। ठीक है, आप मैप देखोगी तो आपको एरिया पता चल जाएगा जहाँ जहाँ पे पूरा कवर्ड हो रखा है। दूसरी चीज, द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर ऑरेंज एंड लिम्पोपो ड्रेन द रीजन। तो यहाँ पे पानी किसके थ्रू आता है? जो ऑरेंज रिवर है या लिम्पोपो ड्रेन है, वहीं से पानी इधर की तरफ आता है। ठीक है, नाउ बिफोर आई मूव अहेड टुवर्ड्स द क्लाइमेट, द वेल्ड नेम वॉज गिवन बाय द डच सेटलर बिफोर साउथ अफ्रीका वॉज कॉलोनाइज्ड बाय द ब्रिटिश। मतलब साउथ अफ्रीका को जब ब्रिटिशर्स ने कॉलोनाइज किया था, वहां पे गए थे, उससे पहले डच जो सेटलर्स थे उन्होंने इसको नाम दिया था वेल्ड। ठीक है, उसके अलावा सम टाइप्स ऑफ ग्रास ग्रोज ऑन ऑलमोस्ट एवरी सरफेस ऑफ द अर्थ। कुछ ऐसी घास होती है जो हर तरह की सरफेस पे ग्रो कर जाती है। ठीक है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस टाइप की सरफेस है, हर तरफ वो ऑब्जर्व मतलब आपको देखने को मिल जाएगी। सो वेल्ड्स जो हैं वो सदर्न हेमिस्फेयर में लाई करते हैं। ठीक है, सो अच्छा, व्हेन इट इज समर इन वेल्ड्स, मतलब अगर वेल्ड्स में समर है तो पेरीज में क्या होगा? विंटर्स होगा, बिकॉज सदर्न और नॉर्दर्न का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो देखने को मिलता ही है। नाउ क्लाइमेट की बात करते हैं। द वेल्स हैव अ माइल्ड क्लाइमेट ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ द इंडियन ओशियन। बहुत एक्सट्रीम क्लाइमेट नहीं है इसका, माइल्ड क्लाइमेट है, बहुत ज़्यादा मतलब गर्म या ठंडे की बात नहीं करेंगे। प्लस आपको भी पता है कि जो साउथ अफ्रीका का जो रीजन है वो मतलब जिसे कहते हैं पोल्स की तरफ, यहाँ पे जहाँ पे सिचुएटेड है वहाँ पोल्स पास में पड़ेंगे। ठीक है, ऊपर की तरफ गर्मी है, बट यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको पोल्स देखने को मिलेंगे थोड़ा सा दूर, तो वो आपका काफ़ी ठंडा टेम्परेचर रखते हैं। सो इन्होंने क्या बोला? विंटर्स बहुत ही कोल्ड और ड्राई होती हैं। ठीक है, बहुत ठंडी होती है, ड्राई यानी ह्यूमिडिटी नहीं होती है। टेम्परेचर्स वेरी करता है 5 डिग्री टू 10 डिग्री सेल्सियस से। टेम्परेचर देख के आपको आइडिया लग जाएगा कि कितना ठंडा होता है। ठीक है, जुलाई कोल्डेस्ट मंथ है। जुलाई क्या है? सबसे ठंडा मंथ है। समर्स शॉर्ट एंड वार्म है। जुलाई इज द कोल्डेस्ट मंथ एंड समर्स बहुत ही शॉर्ट होते हैं, ज़्यादा दिन के लिए नहीं आते और वार्म रहते हैं। जॉनसनबर्ग रिकॉर्ड्स अबाउट 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इन द समर। तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर तो नहीं जाता, समर में भी ठंडा ही रहता है। ठीक है, द वेल्ड्स रिसीव रेनफॉल मेनली इन द समर मंथ फ्रॉम नवंबर टू फेब्रवरी। तो यहाँ पे बारिश कब होती है? समर मंथ में, जो कि नवंबर से लेके फेब्रवरी चलता है, बिकॉज सदर्न हेमिस्फेयर में है, इसीलिए यहाँ का क्लाइमेट हमारा जो नॉर्मली हमारे जैसे इंडिया है, ठीक है, तो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में पड़ता है। तो वहाँ पे जो समर है वो हमारा मई जून के आसपास देखने को मिलता है। ये सदन में होने की वजह से यहाँ पे समर नवंबर टू फरवरी में देखने को मिलता है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के केस में देखा जाता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वगैरह के। दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ द वार्म ओशियन करंट दैट वॉश द शोर्स ऑफ द वेल्ड्स। तो यहाँ पे बारिश जो आती है वो किस वजह से आती है? ओशियन करंट की वजह से। इफ द रेनफॉल इज सैंटी इन द विंटर मंथ्स फ्रॉम जून टू अगस्त, ड्रॉट में अगर अगर रेनफॉल बहुत कम है, ठीक है, किस मौसम में? विंटर मंथ्स में, फ्रॉम जून टू अगस्त, तो उसकी वजह से ड्रॉट हो सकता है, यानी सूखा पड़ सकता है। ठीक है, नाउ विल टॉक अबाउट द फ्लोरा एंड फौना। द वेजिटेशन कवर इज स्पार्स, यानी पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है। ग्रासेस डोमिनेट द लैंडस्केप। बहुत ज़्यादा प्लांट ट्रीज वगैरह तो नहीं देखने को मिलेंगे यहाँ पे, आपका अगेन ग्रासेस देखने को मिलते हैं। रेड ग्रास ग्रोज इन बुश वेल्ड्स। इन द हाई वेल्ड अकाशिया एंड मरूला आर सीन टू बी ग्रोइंग। ठीक है, ये थोड़ा सा जो ड्राई रीजन वाले पेड़ पौधे हैं उन्हीं की बात हो रही है, वहां पे देखने को मिलते हैं। रेड ग्रास देखने को मिलता है। एनिमल्स जो मिलते हैं, दैट इज लॉयन, लेपर्ड्स, चीता एंड कुड़ू। ठीक है, यहाँ पे लेपर्ड की फोटो दे रखी है एक। ना लोगों के बारे में अगर हम डिस्कस करें, पीपल, वेल्स आर नोन फॉर कैटल रेयरिंग एंड माइनिंग।
वेल्स किस लिए जाने जाते हैं? कैटल रियरिंग एंड माइनिंग के लिए। मतलब कि वहाँ पे लोगों जो हैं वो कैटल, दूध देने वाले जितने एनिमल्स होते हैं, गाय वगैरह, इन सबको पालते हैं और माइनिंग के लिए जाना जाता है। ठीक है। द सॉइल्स आर नॉट वेरी फर्टाइल इन द वेल्ट्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिसकंटिन्यूअस ग्रासेस एक्सपोजिंग बैरन सरफेस। प्रॉपर वेजिटेशन एक तरह का नहीं है, मतलब वहां पे सॉइल फर्टाइल नहीं है क्योंकि एक तो घास जो भी है ना, वो मतलब कहीं पे ज्यादा है कहीं पे कम है, तो इस तरह से डिसकंटिन्यूअस ग्रासेस वहां पे प्रेजेंट है। However, where the land is fertile, crops are grow. लेकिन जहाँ पे लैंड अच्छा फर्टाइल होता है वहाँ पे क्रॉप्स ग्रो हो जाती हैं। द मेन क्रॉप्स आर मेज, व्हीट, बार्ली, ओट्स एंड पोटैटो। ये कुछ मेन क्रॉप्स हैं जो वहाँ पे उगती हैं। कैश क्रॉप्स जैसे कि टोबैको, शुगर केन एंड कॉटन आर ऑल्सो ग्रोन। वहाँ पे टोबैको, शुगर केन, कॉटन भी उग जाती है। शीप रेयरिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है वहाँ के लोगों का। शीप इज ब्रेड मेनली फॉर वुल एंड हैज गिवन राइज टू द वुल इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। तो वहाँ पे शीप को बहुत ज्यादा लोग पालते हैं, एंड क्योंकि वो शीप को काफी ज्यादा ऊन के लिए पालते हैं, रेयरिंग करते हैं, तो वहाँ पे वुल इंडस्ट्री में क्या हो गया ना, वेल्ड्स काफी ज्यादा आने लग गए, बनने लगे हैं। मेरीनो शिप इज अ पॉपुलर स्पीसीज एंड देयर वुल इज वेरी वार्म। मेरीनो शिप फेमस भी अपनी ऊन के लिए होती है, काफी अच्छी क्वालिटी की उसकी ऊन होती है, और वो वहाँ पे एक पॉपुलर स्पीसीज है, और वो वुल जानी जाती है गर्म होने की वजह से, वार्म होने की वजह से। डेयरी फार्मिंग इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन। वुल तो है ही, मतलब वुल प्रोडक्शन वगैरह, साथ में डेयरी फार्मिंग काफी इंपॉर्टेंट है। Cattle are reared in the warmer and wetter regions, and the dairy products like butter, cheese, and produced for both domestic supply and also for export. मतलब वहाँ पे इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है कि खुद यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए तो होता ही है, साथ में दूध, दही और मोस्टली बटर और चीज वो एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है। द वेल्स हैव रिच रिजर्व्स ऑफ मिनरल। वेल्स में क्या है, मिनरल्स के अच्छे रिजर्व्स हैं, क्योंकि हमने उससे ऊपर भी पढ़ा था कि ये एरिया जाना जाता है माइनिंग के लिए। ठीक है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज हैज डेवलप्ड वेयर कोल एंड आयरन आर प्रेजेंट। जहां पे भी कोल और आयरन प्रेजेंट होगा वहां ऑटोमेटिकली आयरन और स्टील इंडस्ट्री वो लोग डेवलप कर लेते हैं। गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग आर मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल ऑफ दिस रीजन। यहाँ पे काफी ज्यादा गोल्ड की माइनिंग होती है इस रीजन में। ठीक है। सो गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग आर द मेजर ऑक्यूपेशंस, ये याद रखना है। इसके अलावा जॉन्सनबर्ग इज नोन फॉर बीइंग द गोल्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। तो आपने कभी जीके वगैरह में सुना हो कि वर्ल्ड की गोल्ड कैपिटल कौन सी है, दैट इज जॉन्सबर्ग। किम्बर्ली इज फेमस फॉर इट्स डायमंड माइन। जो वहां पे जगह है किम्बर्ली, वो किसके लिए फेमस है, वहां पे डायमंड माइंस की वजह से फेमस है। Mining of diamond and gold in South Africa led to the establishment of trade ties with the Britain, and gradually South Africa became a British colony. वहां पे डायमंड की और गोल्ड की माइनिंग होने की वजह से क्या हुआ, वहां पे लोगों ने अपना व्यापार बढ़ाने की कोशिश करी, एस्टेब्लिशमेंट हुआ मतलब जो ब्रिटिश हैं उनके साथ, एंड ग्रेजुअली क्या हुआ, साउथ अफ्रीका एक अपने आप में ब्रिटिश कॉलोनी बन गई, क्योंकि इतनी ज़्यादा माइनिंग होती थी, लोग वहाँ पे आते थे इन चीज़ों के लिए, ऑटोमेटिकली वो जगह क्या बन गई, ब्रिटिश कॉलोनी में डेवलप हो गई। दिस मिनरल रिच एरिया हैज़ अ वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये जो एरिया है, जो मिनरल रिच एरिया है, वहाँ पे काफ़ी अच्छा नेटवर्क है ट्रांसपोर्ट का। ठीक है। डायमंड माइन एंड किम्बरली। सो दिस वॉज इट। ये हमने चैप्टर पूरा कवर कर लिया, छोटा सा चैप्टर है जिसमें बात हुई है मोस्टली ग्रासलैंड के टाइप्स के बारे में, टेम्परेट ट्रॉपिकल रीजन के बारे में, एंड जिसपे प्रेयरी एंड वेल्ड्स के बारे में हमने पढ़ लिया है। सारे टॉपिक कवर हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर्स कवर करेंगे। बाकी आप लोग इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की अगर आपको और वीडियोस देखनी है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट है 7th क्लास की, और भी सब्जेक्ट्स की हैं, हिस्ट्री, सिविक्स और साइंस की, उसको मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। बाकी के लिंक्स आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर सकते हैं। पार्ट अभी हम थोड़ी देर में पढ़ते हैं।